मैं हूं जया सिन्हा और नया सवेरा के इस बहुत ही खास अंक में आप सभी का बहुत स्वागत है। अगले 1 घंटे में होंगे देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन अपडेट्स। आपको बता दें कि इस वक्त दिल्ली के जो कोचिंग सेंटर का मामला है वो काफी गरमाया हुआ है। उसको लेकर क्या कुछ है अपडेट, क्या कुछ है राजनीति इस वक्त, वो आपको बताएंगे। साथ ही साथ संसद में कौन से मुद्दे हैं जो आज गरमा सकते हैं, क्या रहने वाला है आज संसद में एजेंडा, उस पर भी होगी खास बातचीत। अगले 1 घंटे में नया सवेरा में आपके साथ रहूंगी, मेरे साथ जया सिन्हा और भावना। सुप्रभात जया, धन्यवाद। नया सवेरा के सभी दर्शकों को भी सुप्रभात। अगले 1 घंटे हम जानेंगे कि आज देश भर में क्या गतिविधियां रहने वाली हैं, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय खबरें क्या रहने वाली है। जिस तरीके से जया ने बताया कि दिल्ली के कोचिंग सेंटर हादसे से जुड़ी हर पल की अपडेट आपको देंगे। आखिरकार दिल्ली नगर निगम की नींद टूट चुकी है और 13 कोचिंग सेंटर्स जिनकी बेसमेंट में लाइब्रेरी या फिर और का व्यावसायिक काम चल रहे थे उनको सील कर दिया गया है। इसके साथ साथ संसद में भी आज दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे से जुड़ी इस खबर पर गूंज सुनाई दे सकती है। उसके साथ साथ बजट सत्र की खबरों पर भी हमारी नजर रहने वाली है। इसके साथ साथ आज उत्तर प्रदेश में मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है विधानसभा की, उससे जुड़ी तमाम अपडेट आपको देंगे। इसके अलावा खेल, कारोबार और अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। छात्रों की मौत के बाद नींद से जागा दिल्ली का नगर निगम। बेसमेंट में चल रहे 13 कोचिंग सेंटर सील। आक्रोशित छात्रों का दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी। केजरीवाल सरकार पर लगातार हमलावर बीजेपी आज भी करेगी प्रदर्शन। संसद में भी आज गूंजेगा दिल्ली का कोचिंग सेंटर हादसा। बीजेपी के कुछ सांसदों समेत आम आदमी पार्टी की स्वाति मालीवाल उठा सकती हैं मुद्दा। दोनों सदन में आज बजट पर भी जारी रहेगी चर्चा। शराब घोटाले में आरोपी अरविंद केजरीवाल की जमानत पर हाईकोर्ट दे सकता है फैसला। मनीष सिसोदिया की जमानत पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। लखनऊ में आज बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की अहम बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत दोनों डिप्टी सीएम होंगे शामिल। 10 सीट पर विधानसभा उपचुनावों में पिछड़ों को साथ लेकर जीत का फॉर्मूला निकालने पर होगी चर्चा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लागू होने की चौथी वर्षगांठ के मौके पर दिल्ली में अखिल भारतीय शिक्षा समागम आज। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान करेंगे कई महत्वपूर्ण पहलुओं की शुरुआत। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज टोक्यो में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में होंगे शामिल। भारत प्रशांत क्षेत्र में विकास पर होगी बातचीत। पेरिस ओलंपिक में आज भारत को 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में 2 और मेडल की उम्मीद। रमिता जिंदल और अर्जुन बाबूदा पर टिकी नजरें। तीरंदाजी में पुरुष टीम क्वार्टर फाइनल में पेश करेगी चुनौती। और आज है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। बाघों के संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाना है उद्देश्य। 4 साल में भारत में बाघों की संख्या में 24% की वृद्धि। दुनिया के लगभग 70% बाघों का घर है भारत। और आइए नया सवेरा में सबसे पहले बात कर लेते हैं देश भर से कुछ खास खबरों की। और सबसे पहले बात किस तरह से जो दिल्ली में जो कोचिंग का ये पूरा मामला हुआ है कोचिंग सेंटर का, उसको लेकर सबसे पहली खबर हमारे यहाँ पर कि बैकफुट पर किस तरह से दिल्ली सरकार नजर आ रही है। आखिर नींद टूट गई है एमसीडी की। जी हाँ, छात्रों की मौत के बाद जाग गई है एमसीडी। दिल्ली नगर निगम ने नियमों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि रात होते होते एमसीडी की मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय के आदेश पर अधिकारियों ने राजेंद्र नगर इलाके में अवैध रूप से बेसमेंट में संचालित हो रहे
13 कोचिंग सेंटरों को सील भी कर दिया है। इनमें आपको बता दें इनके नाम आईएएस गुरुकुल, चहल एकेडमी, प्लूट्स एकेडमी, साई ट्रेनिंग आईएएस सेतु, टॉपर्स एकेडमी, दैनिक संवाद, सिविल डेली आईएएस, करियर पावर, 99 नोट्स, विद्या गुरु, गाइडेंस आईएएस, ईजी फॉर आईएएस शामिल हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर अवैध ये कोचिंग सेंटर्स चलाए जा रहे थे और एमसीडी अधिकारियों ने जानकारी दी है कि ये कोचिंग सेंटर राजेंद्र नगर के विभिन्न इलाकों में संचालित हो रहे थे और इनमें नियमों का उल्लंघन करते हुए बेसमेंट में कोचिंग संचालित होता पाया गया और मौके पर ही इनकी सीलिंग कर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि 3 छात्रों की मौत का जिम्मेदार कौन है। आखिरकार दिल्ली नगर निगम की नींद टूटी है। रातों रात आपको बता दें कि 13 कोचिंग सेंटर को सील कर दिया गया है। ये वही 13 कोचिंग सेंटर हैं जिनकी बेसमेंट पे लाइब्रेरी या फिर और कुछ व्यावसायिक काम चल रहे थे। आज भी ये भाजपा जो है वो प्रदर्शन करेगी इस पूरे मामले के खिलाफ और साथ ही साथ छात्रों का प्रदर्शन जारी है। छात्र लगातार ये मांग कर रहे हैं कि दिल्ली की जल मंत्री आतिशी उनके पास आए, बात करें। उसके साथ साथ महापौर से भी वहां पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। तो छात्र लगातार गुस्से में हैं और आपको बता दें कि कोचिंग सेंटर हादसे में जान गंवाने वाले तीनों छात्रों की याद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कैंडल मार्च निकाला और इस हादसे में जान गंवाने वाले छात्र छात्राओं को श्रद्धांजलि दी और न्याय की मांग की। और एबीवीपी ने कोचिंग संस्थानों के संचालन में बरती जा रही लापरवाही का विरोध करते हुए सभी सुरक्षा मानकों की जांच के बाद ही कोचिंग संचालन की मांग उठाई है। एबीवीपी ने यह भी कहा कि अगर मुखर्जी नगर की घटना से दिल्ली सरकार और एमसीडी ने सबक लिया होता तो राजेंद्र नगर की घटना से बचा जा सकता। तो यहाँ पे अहम सवाल, तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं दिल्ली सरकार से कि आखिर क्यों सबक नहीं लिया गया, आखिर क्यों जब कंप्लेंट की गई वहां पर पानी भरने की और इस तरह के अवैध जो कोचिंग सेंटर्स चल रहे थे बेसमेंट में, तो आखिर जब सुरक्षा के मानकों का जब लसरे तौर पर उल्लंघन किया जा रहा था तो क्यों नहीं इसकी तवज्जो इस पर दी गई और इस पर कार्रवाई की गई। गिरीश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। गिरीश, सबसे पहले इस वक्त जानना चाहेंगे अहम खबर यहाँ पर एमसीडी की कार्रवाई तमाम उन कोचिंग सेंटर्स पर जो बेसमेंट में यहाँ पर कोचिंग क्लासेस चला रहे थे, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस वक्त? और देखिए जय, मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि जिस तरह से जो 3 विद्यार्थियों की मौत का मामला सामने आया है उसको देखकर कहीं ना कहीं दिल्ली नगर निगम पूरी तरह से इस समय सख्त दिखाई दे रहा है और उसने कहीं ना कहीं जो इस इलाके के आसपास के कई ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जिनकी जांच की, जिसमें पाया गया कि बेसमेंट के अंदर कई वहाँ पर गतिविधियाँ चल रही थी, जिसको देखते हुए उनको कई जगह पर नोटिस दिया गया है और कई जगह पर वहाँ पर सील भी किया गया है। यानी कि कई कोचिंग संस्थान ऐसे जो बेसमेंट में चल रहे थे तो उनको फिलहाल सील किया गया है और लगातार एमसीडी ने इस पर नजर बनाए रखी हुई है क्योंकि जिस तरह से पूरी तरह से ये दबाव बना हुआ है कि जो कोचिंग संस्थान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि अभी तक जिस तरह से यहाँ मेरे बाईं ओर यहाँ मेरे कैमरा सहयोगी यानी कैसे कहूँगा कि देख सकते हैं यहाँ पे कुछ विद्यार्थी लगातार कल से धरने पर बैठे हुए हैं। अपने जो साथी जो विद्यार्थी हैं जो मौत जिनकी हो गई है उनके समर्थन में ये यहाँ पर बैठे हुए हैं लगातार और उनकी मांग है कि उनकी जो उनको मुआवजा है वो मिलना चाहिए उनके परिवारजन को और इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इसको लेकर कहीं ना कहीं दोबारा इस तरह की कोई घटना ना हो उसके लिए विशेष कदम उठाए जाने चाहिए। इसको लेकर जो तमाम जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर का ये इलाका है जहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में कोचिंग संस्थान चलते हैं। अब ऐसे में बहुत से सवाल एमसीडी और दिल्ली सरकार पर जरूर खड़े हो गए हैं। क्यों इसकी पहले जांच की नहीं गई? क्या एमसीडी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया? क्या दिल्ली सरकार इस तरफ सजग नहीं थी? तो बहुत सारे सवाल कहीं ना कहीं इस समय एमसीडी और दिल्ली सरकार पर बने हुए हैं जया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग भी काफ़ी यहाँ परेशान हो रखे हैं।
अभी कुछ देर पहले हमने इस सड़क का जायजा लिया तो लोगों का ये कहना था कि यहाँ पर अभी भी जो नालियों की जो सफाई है प्रॉपर तरीके से अभी तक नहीं हुई है। ये मामला होने के बाद भी पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए था, क्योंकि भविष्य में पता नहीं कि बारिश और ज्यादा अगर होती है तो कहीं और इस तरह की घटना ना हो। इसको लेकर लोग काफी यहाँ परेशान भी दिखाई दिए हैं। गिरीश, यहाँ मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी और देशवासियों को याद दिलाना चाहूंगी कि इससे पहले मुखर्जी नगर की घटना हुई थी जब आग लगी थी, वही इलाका है दिल्ली का जहां बहुत सारे कोचिंग सेंटर है, वहां पर भी तब खबर बनी थी। इसके बाद अभी कुछ दिन पहले पटेल नगर में एक छात्र है, वो करंट लगने से मर गया। आज 3 छात्रों की मौत हुई है। खबर लगातार बनती रहती है इस तरीके की, और खबर बनने के बाद 2 दिन बाद सब भूल जाते हैं। आज 13 कोचिंग सेंटर पर बेसमेंट पर निशाना साधा गया है, एमसीडी जागी है। ये सुनिश्चित किया जाए कि ऐसी घटनाएं आगे ना हो, इसके लिए क्या प्रशासन कुछ काम कर रहा है? क्योंकि छात्र लगातार ये मांग कर रहे हैं कि आतिशी अभी तक वहां नहीं पहुंची हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो छात्र विद्यार्थी बैठे हुए हैं उनका ये कहना है कि जो दिल्ली की मंत्री हैं उनकी तरफ से जो दिल्ली सरकार के कोई भी मंत्री उनसे यहाँ पर मिलने नहीं पहुँचा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं उनके अंदर नाराजगी दिखाई दे रही है। भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए पूरा इनको आश्वासन मिलना चाहिए। ये कई मांगे लेकर यहाँ पर विद्यार्थी बैठे हैं। मैं आपको बता दूँ, क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों से काफ़ी संख्या में जो युवा हैं युवती हैं वो दिल्ली पहुँचते हैं, सपने संजोए हुए होते हैं। कितने जो युवा हैं वो आईएएस बनना चाहते हैं और उस सपने को लेकर वो दिल्ली पहुंचते हैं और इस तरह के कोचिंग संस्थानों में वे लगातार 2 से 3 साल तक कोचिंग करते हैं अलग अलग, और भविष्य को संवारने के लिए वो यहाँ पहुंचते हैं। लेकिन इस तरह की अगर घटना होगी तो कहीं ना कहीं जो युवा युवती हैं उनके मन में डर बैठेगा कि वो सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे में भविष्य में और युवा युवतियों के साथ इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए ये जो विद्यार्थी हैं ये धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन अभी तक इनको कोई आश्वासन नहीं मिला है, ना कोई उनसे यहाँ पर मिलने आया है, लेकिन वो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होगी और इसका उनको पूरी तरह से आश्वासन दिया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश निशाना फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से चमचमाती बिल्डिंग और लाखों की फीस वसूलने वाले इन कोचिंग सेंटर्स की असलियत क्या है, किस तरह से बेसिक सुरक्षा की जो चीजें हैं मानकों उनका भी यहाँ पर ख्याल नहीं रखा जा रहा, और ऊपर से जिस तरह से उदासीनता यहाँ पर दिल्ली सरकार की और प्रशासन की वो साफ तौर पर नजर आ रही है कि कैसे होनहार बच्चे इतनी घोर लापरवाही के चलते मौत के मुंह में चले गए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद संसद के बजट सत्र से जुड़ी तमाम खबरें आप तक प्रस्तुत करेंगे। आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त, ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं नया सवेरा। और आइए अब बात कर लेते हैं संसद के बजट सत्र की, जो आज हंगामेदार हो सकता है। वैसे तो आज दोनों ही सदन में बजट पर चर्चा होगी, लेकिन इसके अलावा सत्ता पक्ष की तरफ से पत्रवालियां भी सदन के पटल पर रखी जाएंगी। लेकिन क्या दिल्ली में कोचिंग सेंटर हादसा भी आज संसद में सुनाई देगा? क्या इसकी भी गूंज आज सुनाई देगी? चर्चा है कि बीजेपी की ओर से इस मुद्दे को सदन में उठाया जा सकता है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल भी इस मसले पर गंभीर नजर आ रही हैं। कल से ही उन्होंने कहा था कि वो संसद में इस मसले को उठा सकती हैं। मालीवाल वैसे भी इस समय केजरीवाल सरकार से नाराज चल रही हैं और वो दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। तो संसद में आज बजट पर चर्चा है, उसके साथ साथ ही दिल्ली में कोचिंग सेंटर हादसे की गूंज भी आज संसद में सुनाई दे सकती है।
राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल इस मुद्दे को उठा सकती हैं, उसके साथ साथ बीजेपी भी इस मुद्दे पर गंभीर नजर आ रहा है। जानना चाहती हूँ कि एमसीडी के मेयर, दिल्ली सरकार के मंत्री जो रोज एसी में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आज यहाँ क्यों नहीं है? इन बच्चों की जवाबदेही कौन, इनको जवाब कौन देगा? सरकार की जवाबदेही कौन सेटअप करेगा? मैं ये सवाल संसद में उठाऊंगी। मैं बच्चों से मिली हूँ, काफी सारे बच्चों ने मुझे बताया है कि क्या क्या हुआ है, उन्होंने मुझे बताया है उनकी क्या डिमांड है, वो सारी डिमांड मैं संसद में रखूंगी। बिल्कुल, तो यहाँ पर संसद में इस मुद्दे को उठा सकती हैं राजेश राज, हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, बजट सत्र है, बजट पर चर्चा यहाँ पर प्रस्तावित है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष भी लगातार हंगामेदार रह रहा है, आज क्या कुछ उम्मीद रह सकती है? कौन कौन से मुद्दे हैं जो छाए रहने के आसार हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा जया कि जिस तरीके से दिल्ली में कोचिंग सेंटर में बच्चों की मौत हुई है, जो छात्रों की मौत हुई है, या फिर जो घटना घटी है, उसको लेकर दिल्ली की जनता आक्रोशित है। और कहीं ना कहीं स्वाति मालीवाल ने जिस तरीके से, जिस अंदाज में उस मामले को उठाने की बात करी है, तो केजरीवाल सरकार की मुश्किलें जो है सदन के भीतर जरूर जो है वो बढ़ सकती हैं। और स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की ही सांसद है, हम जानते हैं कि वो नाराज चल रही है, लेकिन अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की सांसद है, और आम आदमी पार्टी की सांसद अगर आम आदमी पार्टी पर अगर सवाल खड़े करे तो उनको जो सत्ताधारी पार्टी के जो सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के या एनडीए के, उनका समर्थन उनको साफ तौर पर जरूर मिल सकता है। ऐसे में आज इस मामले की गूंज साफ तौर पर सुनाई पड़ सकती है। अब देखना होगा कि स्वाति मालीवाल को और कौन से लोग उनका साथ देते हैं, यह देखने वाली बात होगी। बहरहाल यह जो मामला है, इस मामले की गूंज सुनाई पड़ेगी। और इसके अलावा अगर बात करें तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के जो कार्यसूची है, उसमें बजट पर चर्चा जो है उसको आज पूरी कराने की कोशिश की जाएगी। 20-20 घंटे का समय निर्धारित था, जिसमें जम्मू कश्मीर से संबंधित जो बजट है उस पर भी वो चर्चा इंक्लूड थी। हालांकि लोकसभा में कुछ अवधि बढ़ाई गई है। आज उम्मीद की जा रही है कि आज चर्चा पूरी करा ली जाएगी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल जो है वो बजट पर चर्चा का जवाब सदन के भीतर दे सकती हैं। तो आज का दिन क्या काफी जो है जया वो क्रूशियल रह सकता है। राजेश, आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। संसद बजट सत्र का आज छठा दिन है। क्या नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भी बोलने की उम्मीद है? क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि आज बजट चर्चा जो है वो समाप्त हो सकती है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जवाब आ सकता है, उससे पहले क्या राहुल गांधी बोलेंगे? देखिए, राहुल गांधी के अब तक अधिकृत तौर पर बोलने की सूचना जो है वो पार्टी की तरफ से नहीं है, लेकिन अमूमन ऐसा देखा जाता है भावना कि जो गंभीर मुद्दे होते हैं उन गंभीर मुद्दों पर राहुल गांधी अक्सर नहीं बोला करते हैं। हल्के फुल्के अंदाज में सदन के भीतर बोलना, सरकार को घेरना, और कई बार फैक्चुअल मिस्टेक जो है उनकी भाषणों में दिखाई पड़ता है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष के जो सांसद हैं वो कई बार उनको घेरते हैं, कई बार आंदोलित नजर आते हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से हमने देखा कि राज्यसभा में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने जोरदार तकरीर की। उन्होंने सदन के भीतर जो है सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की। वहीं पर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी कई जो वरिष्ठ सांसद थे उन्होंने अपनी बात रखी। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में भी कई वरिष्ठ जो सांसद हैं कांग्रेस के, उन्होंने सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की। और बजट चूंकि पूरे देश की अर्थव्यवस्था को संचालित करता है, लिहाजा बजट पर जो तकरीर होती है वो बात महत्वपूर्ण होती है। और इस दौरान तमाम विभागों से संबंधित जो सवाल है वो भी सदन के भीतर पूछे जाते हैं। साथ ही सरकार उन आशंकाओं का जवाब भी देती है जिस पर विपक्ष कई बार हमलावर नजर आता है। तो राहुल गांधी के बोलने की सूचना अभी तक अधिकृत तौर पर भावना दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन ये उम्मीद जरूर की जा रही है कि आज का दिन जो है वो सदन के भीतर भारी गहमा गहमी भरा हो सकता है, क्योंकि एक तरफ जहां दिल्ली में कोचिंग हादसे की गूंज सुनाई पड़ सकती है, वहीं पर विपक्ष जो है बजट के दौरान सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। वही सत्ताधारी पार्टी कोचिंग मामले में निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो सकती है। बिल्कुल।
तो यहाँ पर आज हफ्ते की शुरुआत है। बजट सत्र में पूरे जोश के साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने मुद्दे रखता नजर आएगा संसद में। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए राजेश राज। तो काफी अहम बजट पर चर्चा प्रस्तावित है, लेकिन जो दिल्ली का मुद्दा है जो लगातार गरमा रहा है, क्या वो भी उठेगा संसद में? किस तरह से उठेगा, देखने वाली बात होगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद होगा उत्तर प्रदेश में आज से शुरू हो रहा है विधानसभा सत्र, उससे जुड़ी तमाम जानकारी आप तक साझा करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। तड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, नखरे वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के साथ अब जुड़ते नई टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक टेस्ट। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। क्यों प्रधान जी, बड़े चमक रहे हो आजकल? ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। એ સાંભળ કર હા આ મારો પપ્પા ફોરેન થી લઈ આવ્યો હા એ આય 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 એ સત્યાનાશ ભાઈ नुकसान कैसा भरेगा तुम? स्टॉक मार्केट में भी रिस्क उतना ही लें जितने की कैपेसिटी और रिस्क की जानकारी हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत सोच समझ कर करें। अरे वाह दीकरा, एकदम बराबर। रिस्क समझ कर लेने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं नया सवेरा और आइए अब बात कर लेते हैं बीजेपी की चुनावी तैयारी की। यूपी बीजेपी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की आज लखनऊ में एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। दरअसल आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। इन सभी बैठकों में मोर्चा के प्रदेश और क्षेत्रीय पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और महामंत्री उपस्थित रहेंगे। बैठक में उपचुनाव जीतने के लिए पिछड़ी जातियों को साधने की रणनीति पर मंथन होना है। कार्य समिति की बैठक में पिछड़ों को साधने के लिए बीजेपी आज मंथन करेगी। बिल्कुल, और दरअसल बीजेपी नहीं चाहती कि अब उसकी परफॉर्मेंस पर कोई भी सवाल उठाए, तो लिहाजा इस उपचुनाव से पहले बीजेपी संगठन से लेकर सरकार के स्तर पर हर कोशिश कर रही है। असल में प्रदेश की करहल, मिल्कीपुर, कटहरी, कुंदरसकी, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, फूलपुर, मजवा और सीसामऊ पर उपचुनाव होना है। इन सीटों में 5 समाजवादी पार्टी के पास है, तो RLD निषाद पार्टी की 1 सीटें हैं, जबकि बीजेपी की 3 सीटें हैं इसमें। तो आज अहम बैठक यहाँ पर लखनऊ में बीजेपी की। तो उत्तर प्रदेश में चुनावों की तैयारी बड़े स्तर पर की जा रही है और आज से मानसून सत्र, आज से बजट सत्र की भी शुरुआत हो रही है उत्तर प्रदेश के विधानसभा में। साथ ही साथ पिछड़ा वर्गीय कार्य समिति की बैठक बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में 10 विधानसभा उपचुनावों पर चुनाव होनी है और उसको लेकर बड़ी बैठक है। और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार जो है वो ये नहीं चाहती कि इस बार एक भी सीट गंवाई जाए। बिल्कुल, और इस वक्त एक और बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है उत्तर प्रदेश से। यूपी में जर्जर हो चुके 75 पुल तोड़े जाएंगे। सीएम योगी के निर्देश पर प्रदेश भर में 721 पुलों की जो जांच है वो यहाँ पर पूरी हुई है। जानते हैं कि इस वक्त देश भर में मानसून का कहर जारी है और कई जगह पर पुल गिरने की बात यहाँ पर सामने आ रही थी, लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो तमाम राज्य के पुल हैं उनकी जांच की गई और उसमें ये पाया गया कि कई पुल जर्जर हो चुके हैं। ऐसे में उन्हें तोड़ा जाएगा और 50 वर्ष की आयु पूरे कर चुके पुलों की इस वक्त जांच पूरी की है यहाँ पर उत्तर प्रदेश प्रशासन ने। तो आपको बता दें कि ये जो पुल है वो बेहद ही जर्जर हालत में। आपको बता दें कि 10 सहारनपुर में, 6 उन्नाव में, 4 मैनपुरी, अमेठी, गाजीपुर, सोनभद्र, सीतापुर में 3-3 पुल जर्जर हैं। वहीं जालौन, हरदोई, प्रयागराज, आजमगढ़ और खीरी में भी 2-2 पुल जर्जर अवस्था में मिले हैं। इस पर रिपोर्ट मांगी गई है और 721 पुलों की जांच के बाद योगी सरकार का ये बेहद ही अहम फैसला आया है। बिल्कुल, तो यहाँ पर अहम खबर, सुरक्षा पे किसी भी तरह की कोई भी यहाँ पर ना लापरवाही बरतते हुए अहम फैसला यहाँ पर भाजपा की तरफ से, योगी सरकार की, बीजेपी सरकार की तरफ से जो जर्जर पुल है उन्हें तोड़ा जाएगा।
और आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र की, जिसकी शुरुआत आज से होने जा रही है। 2 अगस्त तक चलने वाले इस मॉनसून सत्र में सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। उपचुनाव से पहले राज्य सरकार इस अनुपूरक बजट के जरिए प्रयागराज कुंभ की तैयारियों के लिए धनराशि और चल रही योजनाओं को रफ्तार देने का कार्य करेगी। साथ ही सत्र के पहले दिन औपचारिक कार्य होंगे। इस दौरान अध्यादेशों, अधिसूचनाओं और नियमों को सदन के पटल पर रखा जाएगा। इसके बाद 30 और 31 जुलाई और साथ ही 1 और 2 अगस्त को विधायी कार्य होंगे। तो बिल्कुल किस तरह से राज्य में जो तमाम योजनाएं चल रही हैं उन्हें रफ्तार देने की काम की होगी शुरुआत। लखनऊ से रामेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामेंद्र, मॉनसून सत्र का आगाज हो रहा है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? किस तरह से सरकार और विपक्ष के बीच ये कोशिश होगी कि सामंजस्य बने, लेकिन यहाँ पर हंगामे होने की उम्मीद साफ तौर पर नजर आ रही है? देखिए, सदन की आवाज़ पूरे देश और प्रदेश में जाती है, इसलिए दोनों पक्ष तैयारी करके बैठते हैं। विपक्ष भी करता है और सत्ता पक्ष भी करता है। सत्ता पक्ष का प्रयास ये है कि पहले दिन तो कंडोलेंस है और सामान्य गतिविधियों के बाद सदन बंद हो जाएगा। कल जब अनुपूरक बजट यानी सत्र की शुरुआत होगी बेसिकली, तब चर्चा आएगी और सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होगा। विपक्ष का रोल ये है कि किसी तरीके से कानून व्यवस्था की इशू उठाए, जो पार्टी के अंदर थोड़े मतभेद हैं उनको उठा कर लाए। लेकिन सरकार इस मुद्दे पर बहुत मजबूती के साथ खड़ी है कि उसका उद्देश्य लोगों का डेवलपमेंट है, उत्तर प्रदेश का विकास है, किस तरह निवेश आए उस पर काम करना है, कैसे लोगों को रोजगार मिले उन पर काम करना है। वो जातवाद जैसे मुद्दों पर भटकना नहीं चाहती जहां विपक्ष भटकाना चाह रहा है। उसका उद्देश्य है कि पूरे उत्तर प्रदेश के लोग एक एक व्यक्ति को काम मिले, उसका जीवन स्तर सुधरे, कृषि व्यवस्था बेहतर हो, कनेक्टिविटी जो गांव से लेकर के शहरों तक की वो बेहतर हो, और जो संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं जो बजट के आधार पर हैं वो संसाधन लोगों को उपलब्ध कराएं। सरकार का फोकस इस पर है और इसी तरह काम करते हुए सरकार यहाँ तक आई है, जिसके कारण दोबारा योगी सरकार फिर सत्ता में आई है। तो सरकार का उद्देश्य साफ है और विपक्ष अपने तर्कों और कुतर्कों से विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास करेगा, क्योंकि उसको भी राजनीति करनी है और उसको भी सदन से एक मैसेज देना है कि सरकार आपके लिए नहीं कर पा रही है, और सरकार को मैसेज देना है कि हम सब काम कर रहे हैं जो आम आदमी के लिए जरूरी है। सरकार आपके साथ हर समय खड़ी है। रामेंद्र, इसके साथ साथ आज लखनऊ में एक और महत्वपूर्ण दिन भी है, क्योंकि आज पिछड़े वर्ग कार्य समिति की बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक है और पिछड़े वर्ग को साधने की कोशिश में भाजपा पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। देखिए, भाजपा के साथ यादव छोड़ के पिछड़ा वर्ग हमेशा साथ रहा, उसका वोट परसेंटेज कम और ज़्यादा होता रहा है। अगर इन 2 चुनावों की बात करें तो ब्रांड चेहरे जो थे तो भाजपा उस पर चुनाव लड़ रही थी, इसलिए संगठन में थोड़ी सी सुस्ती दिखी और उसका खामियाजा इस चुनाव में भोगना पड़ा। तो संगठन के जो भी अनुसांगिक संगठन, आज आपको पिछड़ा वर्ग की बात लग रही, कल दूसरे अल्पसंख्यक वर्ग की बात आएगी, एससी वर्ग की बात आएगी, जो ये संगठन अनुसांगिक संगठन है वो कैसे एक्टिव किए जाए, कैसे लोगों के बीच जाएं और कैसे बताएं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह आपके लिए काम कर रही है। उसमें अगड़ा पिछड़ा नहीं, लेकिन आपके हित पूरी तरह सद रहे, चाहे मंत्रिमंडल में हो उनका प्रतिनिधित्व हो, चाहे केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व, वो भी सारा दिख रहा है, सभी को दिख रहा। उनकी लीडरशिप उत्तर प्रदेश में केंद्र और स्टेट दोनों जगह है। ये मैसेज देना है कि आपको लीडरशिप मिल रही है, आपको योजनाओं का लाभ दिख रहा। पिछड़ा वर्ग का जो बैठक है उसमें यह भी मैसेज दिया जाए कि सरकार जो पिछड़ा वर्ग के माध्यम से काम कर रही है उसका फायदा मिल रहा है, चाहे शिक्षा में हो चाहे नौकरियों में हो, उसका आरक्षण मिल रहा है। तो ये सारी बातें जनता तक पहुंचाना है और ये काम पिछड़ा वर्ग का जो प्रकोष्ठ है वो करेगा, और इसके लिए सरकार ने तैयारी की। आज मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सारे पदाधिकारी उस बैठक में उपस्थित रहेंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर पूरी तरह से चुनाव की तैयारी में भी जुटी नजर आ रही है साफ तौर पर भाजपा। साथ ही एक अहम फैसला यहाँ पर रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, जहाँ पर जो राज्य के तमाम पुल हैं उनकी जांच की गई और ऐसे में जो जर्जर पुल हैं उन्हें तोड़ने का यहाँ पे निर्णय लिया गया है। किस तरह से ये पूरा प्रोसेस आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, बिहार और अन्य प्रदेशों में जैसे पुल गिरे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तुरंत संज्ञान लिया और उन्होंने जो कमेटी है उसको कहा कि जो पुराने पुल हैं, जो नुकसान हो सकता है, कभी कोई दुर्घटना हो सकती है, उनको चिन्हित किया जाए। तो ऐसे सारे पुराने पुलों को चिन्हित किया गया और यही नहीं किया गया, जो भारी वाहन है लगभग उनका प्रवेश वर्जित किया गया है। चाहे छोटी नदी पर पुल रहे हो चाहे बड़ी नदी पर पुल रहे हो, तो वाहनों को कैसे डाइवर्ट किया जाए कि बड़े वाहन उससे न गुजरे बरसात के मौसम में, वो भी किया गया है। तो सरकार की उद्देश्य ये है कि जो पुराने
पुल हैं उनके वैकल्पिक पुल बनाए जाएं और उनको नए सिरे से बनाया जाए, जिससे यातायात सुगम रहे और कोई दुर्घटना से, किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। चूँकि उत्तर प्रदेश के एक एक व्यक्ति की जो जान है वो उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी कीमती है और उनके परिवार के लिए भी कीमती है, तो उस पर काम किया जा रहा है। बिल्कुल, तो यूपी में जर्जर हो चुके पुलों को तोड़ा जाएगा। बहुत ही अहम ये खबर आपने बताई। बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जहाँ पर मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है, तो वही एक अहम बैठक भी यहाँ पर चुनाव को लेकर की जाएगी। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो जर्जर पुल हैं उसको लेकर भी उत्तर प्रदेश की सरकार जो वो सख्त नजर आ रही है। करीब 75 जो जर्जर पुल हैं उसको तोड़ने का निर्देश दिया जा चुका है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें होंगी दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में आरोपी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की याचिका पर आज होने वाली है सुनवाई। इससे जुड़ी तमाम अपडेट आप तक साझा करेंगे। जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH मैं क्या जी सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं नया सवेरा। और अरविंद केजरीवाल के लिए आज का दिन बेहद अहम। दिल्ली हाईकोर्ट आज अरविंद केजरीवाल की CBI की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका और उनकी अंतरिम जमानत की याचिका पर फैसला सुनाएगा। 17 जुलाई को कोर्ट ने दोनों पर फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट में केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर भी सुनवाई होनी है। वहीं अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। भ्रष्टाचार मामले की जांच CBI कर रही है और वहीं मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ED कर रही है। भ्रष्टाचार मामले में 25 जुलाई को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इसमें कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी थी। तो यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज केजरीवाल को लेकर अहम सुनवाई। तो वहीं दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से ही जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में केजरीवाल के साथी और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM और आम आदमी पार्टी के नेता सिसोदिया ने ये कहते हुए जमानत मांगी है कि वो 16 महीने से हिरासत में हैं और पिछले साल अक्टूबर से उनके खिलाफ मुकदमे में कोई प्रगति नहीं हुई है। 16 जुलाई को हुई पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके CBI और ED को सिसोदिया की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा था। तो बेहद ही अहम सुनवाई होने वाली है। केजरीवाल से जुड़ी हुई भी और साथ ही साथ मनीष सिसोदिया से जुड़ी हुई दोनों ही जो हैं वो दिल्ली शराब नीति में आरोपी हैं। और हमारे जो संवाददाता है विकास सारथी वो ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विकास, ताजा अपडेट आपसे लेना चाहेंगे कि आज अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों की याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। एक दिल्ली हाईकोर्ट में और एक सुप्रीम कोर्ट में है। क्या दोनों में से किसी को राहत मिलती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, इन दोनों ही मामलों में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। ED और CBI मामले में उनका ये कहना है कि सभी आरोपियों को, लगभग सभी आरोपियों को, के कविता और 1-2 लोगों को छोड़ दें तो बाकी सभी को इस मामले में जमानत मिल चुकी है। और मनीष सिसोदिया के वकील का यह भी कहना है कि आखिर कब तक जांच एजेंसी उनको न्यायिक हिरासत में रखने की मांग करती रहेगी, जब जांच लगभग पूरी हो चुकी है, आरोप पत्र दाखिल किए जा चुके हैं, खासतौर से मनीष सिसोदिया के खिलाफ उनकी जो भूमिका थी उसको लेकर आरोप पत्र आ चुके हैं, तो उनको 16 महीने से जेल में रखने का क्या औचित्य है। सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। इस बीच में अरविंद केजरीवाल के 2 विषय जिन पर हाईकोर्ट सुनवाई कर चुका है। पहला, CBI ने जो उनको गिरफ्तार किया था उसकी पूरी वैधता को उन्होंने चुनौती दी थी और उसी में अंतरिम जमानत की भी को लेकर के भी ऑर्डर रिजर्व कर लिया था हाईकोर्ट ने। तो आज नियमित जमानत याचिका लिस्टेड है सुनवाई के लिए और उससे पहले उम्मीद है कि इन दोनों विषयों पर हाईकोर्ट आदेश दे देगा। अब अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत, अंतरिम जमानत नहीं मिलती है और हाईकोर्ट ये कहता है कि CBI अरेस्ट पूरी तरह वैध है, लीगल है, तो उसके बाद नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई होगी और फिर उनको कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। तो उनको अंतरिम जमानत अगर नहीं मिलती है तो अब आगे की जो लड़ाई है उनकी वो
हाई कोर्ट से नियमित जमानत पाने की है। उनको एक बार ईडी मामले में लोअर कोर्ट से एक नियमित जमानत मिली थी, लेकिन जिसको दिल्ली हाई कोर्ट ने खुद स्टे किया था, क्योंकि उसमें कई तथ्यात्मक और कानूनी गड़बड़ियां कोर्ट को लगा था कि हैं। इसके बाद आप याद करें कि वो सुप्रीम कोर्ट में भी पहले से गए हुए थे और ईडी की हिरासत को, ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मामला बड़ी बेंच को रेफर कर दिया है। संभवतः 5 जजों की संविधान पीठ उस मामले को सुनेगी, लेकिन इस बीच में सुप्रीम कोर्ट से उनको ईडी मामले में इंटरिम बेल मिली हुई है, तो उनके लिए सीबीआई वाले मामले में जमानत पाना बहुत जरूरी है अगर वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का फायदा उठाना चाहते हैं। अगर सीबीआई मामले में उन्हें जमानत नहीं मिलती तो सुप्रीम कोर्ट से जो पिछली राहत मिली है उसका भी कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए आज की सुनवाई और जो एक आदेश आना है सीबीआई गिरफ्तारी को लेकर के, वो अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत अहम। बिल्कुल, तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के लिए आज का दिन बेहद अहम। जमानत मिलेगी या नहीं, राहत मिलेगी या नहीं, ये एक बड़ी खबर होगी आज दिन की, जिस पर हम नजर बनाए रखेंगे। बहुत शुक्रिया विकास फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों ही फिलहाल इस वक्त जेल में हैं, लेकिन आज अहम फैसला आ सकता है उनकी रिहाई को लेकर, या फिर हो सकता है कि मुश्किलें यूं ही बरकरार रहने वाली हैं। नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की, जिसको आज 4 वर्ष हुए हैं। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 4थी वर्षगांठ है। शिक्षा नीति के 4 वर्ष पूरे होने पर शिक्षा मंत्री द्वारा कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की जाएंगी। शिक्षा मंत्रालय अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू होने की 4थी वर्षगांठ मना रहा है। अखिल भारतीय शिक्षा समागम नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा और इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उपस्थित रहेंगे और एनईपी 2020 लागू होने के बारे में अपने अनुभव साझा करेंगे। इसके साथ ही धर्मेंद्र प्रधान छात्रों और शिक्षकों के बीच भारतीय ज्ञान प्रणाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई पुस्तकों और व्याख्यान नोट्स का भी अनावरण करेंगे। अखिल भारतीय शिक्षा समागम की परिकल्पना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अपनाने का उत्सव मनाने के लिए एक कार्यक्रम के रूप में की गई है, ताकि इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभिन्न हितधारकों की प्रतिबद्धता को फिर से मजबूत किया जा सके। और आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं क्वाड बैठक की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक आर्थिक विकास को बनाए रखने और इसे चुनौतियों से मुक्त करने के लिए आज वैश्विक परिदृश्य की सबसे बड़ी चुनौती बताया है। टोक्यो में क्वाड विदेश मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि विश्वसनीय और पारदर्शी डिजिटल सहयोग पर जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरह आपूर्ति श्रृंखला को भी लचीला बनाए रखना जरूरी है। ग्लोबल ऑर्डर में आ रहे परिवर्तन को रेखांकित करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया एक बार फिर से दोहराई जा रही है। इस प्रक्रिया में हम मझधार में हैं। सामूहिक प्रयत्नों से ही हम मानवीय और प्राकृतिक बाधाओं से निपटकर अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में सुधार ला सकते हैं। खुले, स्थायी, सुरक्षित और समृद्ध हिंद महासागर क्षेत्र की वकालत करते हुए उन्होंने इस क्षेत्र में विभिन्न देशों के बीच परस्पर सहभागिता को बढ़ावा देते हुए व्यापक राजनीतिक समझ, आर्थिक और प्रौद्योगिकी साझेदारी में बढ़ोतरी और नागरिकों के बीच संपर्क को बढ़ावा देने पर बल दिया है। These are not easy times. A major challenge is to ensure global economic growth while also de-risking it. Supply chains are a particular focus for resilience, just as we push for trusted and transparent digital partnerships. The march of technology has also acquired extraordinary proportions, holding possibilities of the very manner in which we live, think, and act. In a sense, we are in the midst of a re-globalization. At the same time, it is only our collective endeavors that can proof the international system against disruptions, man-made or natural. But we have significant additional responsibilities as well. As political democracies, pluralistic societies, and market economies, there is the key question of upholding a rules-based order. It is only our collaboration that can ensure that the Indo-Pacific remains free, remains open,
stable, secure, and prosperous. The commitment to doing global good that we have all undertaken has a resonance far beyond this region. It is therefore essential that our political understanding strengthens, our economic partnerships grow, our technology collaborations expand, and our people-to-people comfort intensifies. Our meeting should send a clear message that the Quad is here to stay, here to do, and here to grow. So Quad is here to stay, is here to grow. बहुत ही स्पष्ट शब्दों में यहाँ पर क्वाड के देशों को यहाँ पर संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने साफ किया कि जिस तरह से इस वक्त लगातार भारत ग्लोबल साउथ की बात कर रहा है और एक शांत हिंद प्रशांत क्षेत्र को और आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए अपना अहम योगदान दे सकते हैं क्वाड देश। और साथ ही जिस तरह से उन्होंने जो ग्लोबल ऑर्डर में जो परिवर्तन इस वक्त आ रहा है उसका भी जिक्र किया कि कैसे इस बदले हुए माहौल में हम और बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। आपको बता दें कि जापान दौरे पर हैं डॉक्टर एस जयशंकर विदेश मंत्री हमारे, और वहाँ पर उन्होंने क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया जहाँ उन्होंने ग्लोबल ऑर्डर को लेकर बात कही। उन्होंने कहा कि आपसी सहयोग के जरिए ही हम कई जो दिक्कतें हैं उसको एक साथ जो है उसका समाधान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आपसी सहयोग से हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी कि इंडो पैसिफिक में जिस तरीके से स्वतंत्रता लाई जाए, उन्होंने डिजिटल सहयोग की बात करी। उन्होंने कहा कि डिजिटल सहयोग के जरिए हम आपसी सहयोग बढ़ा सकते हैं, और उन्होंने साथ ही साथ कहा कि जिस तरीके से वैश्विक परिवर्तन हो रहे हैं उसमें हम सबको साथ मिलकर आगे बढ़ने की जरूरत है। अक्षय डोगरे हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। अक्षय, काफी महत्वपूर्ण संबोधन यहाँ पर भारत के विदेश मंत्री का, साथ ही जिस तरह से उन्होंने ग्लोबल ऑर्डर में जो परिवर्तन है उसको रेखांकित किया और कैसे क्वाड देश मिलकर इसमें अपनी भूमिका निभा सकते हैं इसका भी जिक्र किया। क्या कुछ अहम मुद्दे रहे और जो वहां पर छाए रहे? भावना, देखिए जिस तरह से क्वाड की जो इम्पोर्टेंस है, उसकी जो जरूरत इस वक्त खास तौर पे हिंद प्रशांत रीजन की अगर बात की जाए, इंडो पैसिफिक रीजन की अगर बात की जाए, तो वहां पर बहुत ज्यादा उभर कर आई है। पिछले अगर एक दशक की बात की जाए तो जिस तरह से चीन ने अपना एक अग्रेसिव बिहेवियर वहां पर बढ़ा दिया है, उसको लेकर न सिर्फ भारत चिंतित है, अमेरिका चिंतित है, बल्कि वहां के जितने भी देश है, जैसे कि आसियान देशों की अगर बात की जाए जिनमें फिलीपींस, वियतनाम, अन्य देश भी है, वहां पर उन सभी की चिंता बढ़ती जा रही है। हमने देखा है कि साउथ चाइना सी की अगर बात की जाए, दक्षिणी चीनी सागर की अगर बात की जाए, तो वहां पर चीन अपनी पूरी संप्रभुता का दावा हमेशा से ठोकता रहा है, जो कि इलीगल रहा है। बाकी वहां के जो अन्य देश है उनकी तरफ से कई बार ये बात की गई, कई बार ये प्रार्थना भी की गई कि चीन उस जो रीजन है, जो वहाँ पे सबकी भूमिका है, वहाँ पे सबकी वहाँ पर हिस्सेदारी है, उसको कहीं ना कहीं एक मोनोपोली, एक हेजेमनी बनाने की कोशिश में रहा है। और इसको लेकर वहाँ के सभी देशों की चिंता है, जिस मुद्दे को क्वाड ने कई बार ग्लोबल फोरम्स पे उठाया है। तो भारत की अगर कंसर्न्स की बात की जाए तो हिंद महासागर में जिस तरह से चाइनीज एक्टिविटीज बढ़ी है, चाइना कई बार अपने सबमरीन, अपने बड़े बड़े जहाज वहां पर लेकर वहां भी ट्रेड को कहीं ना कहीं एक तरह से अपनी वहां पर शक्ति का प्रदर्शन करने की कोशिश करता रहा है। तो इस बात को लेकर जी, तो अक्षय लगातार हमको बता रहे हैं कि किस तरीके से क्वाड समूह जो है वो लगातार मजबूत बनता जा रहा है, और जिस तरीके से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने टोक्यो में क्वाड विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में हिस्सा लिया, उन्होंने साफ ये मैसेज दिया, ये संदेश दिया कि ये जो चारों देश हैं वो साथ हैं और चीन से जो लगातार खतरा मंडरा रहा है उसको लेकर लगातार चिंतित हैं, और चारों देशों ने आपसी सहभागिता की भी बात की। बिल्कुल, और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए नया सवेरा के साथ। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। એ સાંભળ કર હા, આ મારો પપ્પા ફોરેન થી લઈ આવ્યો છે. હા,
ए ए ए आय 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 ए सत्यानाश। भाई नुकसान कैसा भरेगा तुम? स्टॉक मार्केट में भी रिस्क उतना ही लें जितने की कैपेसिटी और रिस्क की जानकारी हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत सोच समझ कर करें। अरे वाह दिकरा, एकदम बराबर। रिस्क समझ कर लेने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत और अब वक्त हो चला है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां जानने का। अखबारों की सुर्खियों के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं इस वक्त संध्या। गुड मॉर्निंग संध्या, क्या खास है आज दिल्ली से प्रकाशित समाचार पत्रों में? गुड मॉर्निंग जया और भावना। अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत कर लेते हैं। आज के प्रमुख अखबारों में दो बड़ी खबर जो आज प्रमुखता के साथ प्रकाशित की गई हैं उनके साथ। दरअसल पहली खबर है मनु भाकर ने बढ़ाया भारत का मान। जी हां, मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी उन्हें शुभकामनाएं भी दी फ़ोन पर बात करके। और उन्होंने ये भी कहा कि पिछली बार पिस्टल ने धोखा दिया था लेकिन इस बार आपने सारी कमी पूरी कर दी। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर आज पहले पेज पर लगभग सभी अखबारों ने प्रकाशित की। इसके अलावा दूसरी एक और खबर है जिसमें बेसमेंट में सिस्टम डूबा, साथ ही कोचिंग मालिक समेत 2 गिरफ्तार। जी हां, कल जिस तरह से खबर सामने आई कि मौत के इंस्टीट्यूट के साथ किस तरह से 3 छात्रों की मौत सामने आई, उसे लेकर के आज सभी प्रमुख अखबारों ने पहले पेज पर जगह दी है। साथ ही साथ अन्य पेज पर भी इस खबर को प्रकाशित किया है। बताया है कि छात्रों में किस तरह से रोष है और कल दिन भर किस तरह का माहौल दिल्ली में इस खबर को लेकर के बना रहा जिसमें 3 जिंदगियां डूब गई। इसके अलावा एक और खबर की बात करें जिसे दैनिक जागरण अखबार ने अपने देश विदेश जागरण पेज पर प्रकाशित किया है और बताया है कि भारत में अत्याधुनिक ड्रोन बनाने में अमेरिका मदद करेगा। जी हां, और आपको बता दें कि $3.1 अरब के प्रीडेटर ड्रोन सौदे के तहत अमेरिका ने यह पेशकश की है और चीनी सीमा पर निगरानी को सरसावा और गोरखपुर एयरबेस पर इन्हें तैनात किए जाने की संभावना है। अन्य तमाम बिंदुओं के साथ इस खबर को प्रकाशित किया गया है। एक और खबर की बात करें जो हरिभूमि अखबार ने अपने देश विदेश पेज पर ली है और बताया है कि पिछले कई सालों का किस तरह से रिकॉर्ड टूटा है और बाबा बर्फानी के दर्शनार्थियों की संख्या 29 दिनों में 4.5 लाख को पार कर गई है। 52 दिन तक ये यात्रा चलती है और आपको बता दें कि श्रद्धालुओं की अभी आने वाले दिनों में और भी संख्या बढ़ने की संभावना है। आंकड़ों के साथ इस खबर को प्रकाशित किया गया है। जनसत्ता अखबार के साथ बाकी तमाम अखबारों ने आज बाघ की एक रिपोर्ट जो सामने आई है मंत्रालय की ओर से उससे प्रकाशित किया है और बताया कि हर साल औसतन 6% से ज़्यादा बढ़ रही है बाघों की संख्या और ये एक अच्छी खबर सामने आई है। देश के जंगलों में रह रहे हैं 3682 बाघ और ये बताया गया है कि वर्ष 2022 में बाघों की संख्या का आकलन किया गया था और उसके आधार पर ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इसके अलावा राष्ट्रीय सहारा अखबार ने एक और खबर प्रकाशित की जिसमें बताया कि सभी 20,000 इंजनों को मिलेगा सुरक्षा कवच। जी हां, रेल मंत्रालय की ओर से अब ये तेजी से रेल के इंजन को सुरक्षा कवच देने की बात कही जा रही है और इसको लेकर के तेजी से काम चल रहा है जिससे हादसों में कमी आएगी। इसके अलावा चलते चलते एक और खबर की बात कर लें जिसे हिंदुस्तान अखबार ने आज अपने पहले पेज पर प्रकाशित किया है। लंदन के नेशनल स्लीप फाउंडेशन की ओर से एक रिपोर्ट साझा की गई है और उसमें बताया है कि महिलाओं को पुरुषों की तुलना में 11 मिनट से अधिक नींद लेने की ज़रूरत है। जी हां, रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 11 मिनट देखने में काफ़ी अंतराल का जो समय है वो कम लगता है लेकिन ये 11 मिनट जो हैं वो महिलाओं के लिए कितने महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं और उससे उनके मन और मस्तिष्क पर किस तरह से प्रभाव पड़ सकता है। तो आज के अखबारों में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई ये है खास और अहम खबरें। बहुत बहुत शुक्रिया संध्या इन खबरों के साथ जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल कोशिश की जाएगी कि आज से 11 मिनट ज़्यादा नींद ली जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं खेल जगत की हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। और सबसे पहले बात कर लेते हैं पेरिस ओलंपिक की जिसके में भारत के मेडल जीतने की शुरुआत हो चुकी है। अब पेरिस ओलंपिक खेलों में तीसरे दिन यानी कि आज रमिता जिंदल और अर्जुन बाबूदा से भी पदक की उम्मीद रहेगी जिसमें महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल्स के फाइनल में रमिता जिंदल मेडल के लिए चुनौती पेश करेंगी। वहीं भारतीय निशानेबाज अर्जुन बाबूदा पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल में खेलते हुए नजर आएंगे जिससे इन दोनों खिलाड़ियों से आज जो पदक की आस की जा रही है।
तो अर्जुन बबूता पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में अपनी चुनौती पेश करेंगी। तो वहीं आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम अर्जेंटीना से भिड़ेगी। भारतीय टीम अपनी जीत की लय को कायम रखने उतरेगी। पुरुष पूल बी में ये मुकाबला खेला जाएगा। वहीं तीरंदाजी की बात करें तो पुरुष टीम को आज क्वार्टर फाइनल में तरुणदीप रॉय, धीरज बोमादेवरा, प्रवीण जाधव चुनौती पेश करने वाले हैं। शाम 6:30 बजे ये प्रतिस्पर्धा होगी। तो बेहद ही महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है आज पेरिस ओलंपिक 2024 का। आपको बता दें कि पदकों की शुरुआत जो है हो चुकी है और भारत की बेटी कांस्य पदक ला चुकी है मनु भाकर, और हमारे संवाददाता भी मुकेश हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। मुकेश, लगातार हमें पेरिस ओलंपिक 2024 की हर एक अपडेट हम तक साझा करें। मुकेश, अगर आज की बात करते हैं तो आज भी बेहद ही महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है पेरिस ओलंपिक 2024 से जुड़ा हुआ। आज भी कई प्रतिस्पर्धाओं में भारत से उम्मीद की जा रही है पदकों की से जुड़ी हुई। आज आपसे पूछना चाहेंगे मुकेश कि कौन कौन से मुकाबले होने वाले हैं जहां से हमें पदक की उम्मीद है। बात करें अगर शूटिंग में 2 खिलाड़ी पदक की दावेदारी पेश कर रहे हैं, क्या कुछ रहने वाला है आज का दिन, बताइए आप। आज लाइव एक्शन में हम बात करेंगे तो फिर बिल्कुल आज लाइव एक्शन में हम बात करेंगे तो फिर से एक बार शूटिंग पर नजर होगी, जहां पर रमिता जिंदल जो है वो उतरेंगे और साथ ही साथ अर्जुन बबूता जो है वो उतरेंगे। और दोनों ही एक अच्छे शूटर हैं और इनसे ज्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि मनु भाकर ने जो यहां से रोशनी जगाई है मेडल जीतने के बाद, तो इन दोनों पर दारोमदार भी है और बहुत अच्छे निशानेबाज है। जिस तरह से रमिता ने खेला आपने देखा क्वालिफिकेशन में, वो शानदार 631 का स्कोर मार करके यहाँ पर क्वालिफाई करी। और वहीं अर्जुन बबूता भी अच्छे स्कोर के साथ गए। थोड़ी निराशा हुई लेकिन उन्होंने खेला बहुत अच्छा था। वो शुरू में तो लीड बना पा रही थी लेकिन बाद में उनसे थोड़ा सा चूक हो गई, क्योंकि ऐसा इस गेम में होता है कि आपका अगर नर्वसनेस आप पे हावी हो जाता है तो आप कहीं ना कहीं उसको जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और जो कंट्रोल कर लेता है वो चैंपियन हो जाता है, जैसा मनु ने किया। और लेकिन मेडल से हम पहले बात करें, शूटिंग एरिना में सबसे बड़ा दल हमारे पास है, 21 जो शूटर हैं वो उतर रहे हैं, तो ऐसे में उन पर दोनों पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। अगर ये दोनों पदक दिलाते हैं तो भारत को निश्चित तौर पर और पदक मिलेंगे और मनु भाकर जो है अपने क्वालिफिकेशन में दूसरे मुकाबले के लिए उतरेंगी, तो यहाँ से एक बड़ा एडवांटेज भारत को मिलने की पूरी संभावना। और या यूं कहें कि भारत इस बात के लिए सक्षम है, जिस तरह से उन्होंने तैयारी करी है, जितना उनका परफॉर्मेंस है, जितना उन्होंने इनहेंस किया है, वो जरूर यहाँ पर दिखाएंगे। और जिस तरह से उन्होंने चाइना को पछाड़ करके दिखाया कि उनका डोमिनेशन विश्व में है, अब वो कोरिया से किस तरह से फाइट करते हैं, अदर कंट्री से कैसे फाइट करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मुकाबले के लिए आज वो दोनों उतरेंगे और अच्छे पदक की उम्मीद होगी। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी सुपर हाई है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश फिलहाल इस अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं मिजाज मौसम की। बिल्कुल, आइए देख लेते हैं कि मौसम की अगर हम बात करें तो आज क्या कुछ रहने वाला है अनुमान, साथ ही विभिन्न शहरों के तापमान पर भी डाल लेते हैं एक बार नजर।
इसी के साथ नया सवेरा के आज के अंक में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि आज सावन महीने का दूसरा सोमवार है। हर शिवालय में इस समय हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। बिल्कुल, और जलाभिषेक और रुद्राभिषेक हो रहे हैं। नया सवेरा के इस अंक में आपको कराते हैं महाकालेश्वर के दर्शन, तो आप दर्शन कीजिए इनके और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।